जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद, राम राम। और आज आप लोगों के समक्ष मैं नीतीश चंद्रा फिर से उपलब्ध हो चुका हूं आपको एएलपी टेक्नीशियन क्वेश्चन बैंक के सेट नंबर 2 8 सेक्शंस के डिस्कशंस को लेकर के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके डिस्कशंस की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि ओडिशा को अधिकतर किसके कारण डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं और इन 9 तटवर्ती राज्यों में से ओडिशा का जो लोकेशन है वह पूर्वी तट पर है। और जितने भी तटवर्ती राज्य हैं भारत के, वह सभी राज्य कहीं नहीं कहीं आपको चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। ओडिशा में भी आपका फैनी वगैरह, फैनी और भी बहुत सारे चक्रवात समय समय पर आते रहते हैं। फैनी, ताउते वगैरह चक्रवात ने हाल के दिनों में भी ओडिशा को प्रभावित किया है। तो चक्रवात क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जो ओडिशा के लिए एक संकट का विषय बना रहता है। यहाँ वर्ष में अमूमन आपको 2-3 चक्रवात हर वर्ष देखने को मिल ही जाते हैं। चक्रवात आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर उच्च वायुदाब होता है। यानी कि हवाओं के उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चक्कर काटते हुए तीव्र प्रवाह को ही हम लोग चक्रवात का रूप देते हैं। चक्रवात क्या होता है? तो आपको बाहर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब हवा चक्कर काटते हुए चलती है तो ऐसी हवा को हम लोग चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात को मापने का जो यंत्र है वह टी स्केल यंत्र होता है। कौन सा यंत्र? तो टी स्केल यंत्र होता है। दुनिया में जो आपका सबसे कुख्यात चक्रवात माना जाता है, टॉर्नेडो एक चक्रवात है, इसका नाम आपने सुना होगा। टॉर्नेडो को मापने के लिए फुजीटा स्केल यानी एफ स्केल का उपयोग किया जाता है। भारत में आपको ये टॉर्नेडो नहीं आता है। यह आपको अमेरिका के क्षेत्र में टॉर्नेडो चक्रवात देखने को मिलता है। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न वायुदाब में जब उच्च वायुदाब से पवनें चक्कर काटते हुए तीव्र गति से चलती है, इसी को चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात ठीक इसके विपरीत होता है। जब निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर पवन चक्कर काटते हुए चले तो इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की दिशा आपको पूछी जाती है अमूमन नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपको चक्रवात की दिशा पूछी जाती है। तो चक्रवात की दिशा याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में यदि आपको पूछा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर कहे तो ये आप याद रखेंगे कि चक्रवात की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। और प्रति चक्रवात के बारे में हमने कहा कि चक्रवात की ठीक उल्टी स्थिति को प्रति चक्रवात कहते हैं। तो प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो यह आपका हो गया यहाँ आंसर कि उड़ीसा में चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध डैश से है। तो ये आपको रीजनिंग एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जीके पर आधारित है, इसलिए हम ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन से संबंध है। मध्य प्रदेश का पन्ना का खान हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक उसी प्रकार कर्नाटक का कोलार की खान, कर्नाटक के कोलार की खान से क्या मिलता है हमें? तो कर्नाटक के कोलार से हमें सोना का उत्पादन, कर्नाटक के कोलार खान से हमें सोना प्राप्त होता है, यानी कोलार खान से स्वर्ण उत्पादन होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा तांबा के बारे में याद रखिएगा कि खेतड़ी राजस्थान में है, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका मलाज खंड मध्य प्रदेश में है, यह भी आपका तांबा उत्पादन का व्यापक क्षेत्र है। तो खेतड़ी और हमने क्या बताया, खेतड़ी और मलाजखंड, ये दो आपका तांबा उत्पादन क्षेत्र है। और कर्नाटक का कोलार किस लिए? तो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर विकल्प सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बाबा रामदेव मूलतः हरियाणा राज्य के रहने वाले भी हैं और हरियाणा राज्य ने ही उनको योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आधुनिक समय में इनको योग गुरु के नाम से जाना भी जाता है, योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तो इनको हरियाणा राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसका? योग का। और याद रखिएगा कि इन्हीं के पहल के आधार पर, इन्हीं की पहल से 21 जून को 2015 से
विश्व योग दिवस की शुरुआत की गई? विश्व योग दिवस बाबा रामदेव के पहल पर ही 2015 से शुरू हुआ प्रतिवर्ष किस तिथि को? तो 21 जून को 2015 से ही विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। और बाबा रामदेव ने योग दिवस की शुरुआत की तो 21 जून 2015 से, और प्रतिवर्ष तब से ही लगातार 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। बाबा रामदेव की कंपनी कौन सी है? तो पतंजलि है, और पतंजलि में इनका अच्छा खासा शेयर है। ये पूरी कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन उसमें ये क्या है? तो सहभागीदार है। अगला क्वेश्चन है 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे? चूंकि ये क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक ये कब परीक्षा हुई है? तो ये परीक्षा आपको 2018 में हुई है, इसलिए आपको 2018 से पहले के ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर आपकी अगर इस साल वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि आपको टोक्यो ओलंपिक पूछे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लंदन आपके विकल्प में है। यहाँ कब ओलंपिक हुआ था? तो 2012 में लंदन में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 2016 में रियो डी जेनेरियो, ये किस देश में है? तो ब्राजील का शहर है। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो, यहीं आपके ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। अगला ओलंपिक आपका कहाँ होने वाला है? तो 2024 में पेरिस में अगले ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। 2028 भी अगर आपको शायद पूछ ले तो याद रखिएगा कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2020 के ओलंपिक के विषय में याद रखिएगा, यह आपको टोक्यो में हुआ। 2020 में होना था, लेकिन आयोजित यह कब हुआ? तो यह आपको 2021 में आयोजित हुआ। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। एकमात्र स्वर्ण पदक किसने? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खेल में जीता था। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कठोप उपनिषद का नाम आपने सुना होगा। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है उपजोड़ निषद। तो उप का अर्थ होता है निकट, और निषद का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता था? उपनिषद कहलाता था। गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो ये उपनिषद कहलाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी, जिसमें से एक उपनिषद था आपका कठोप उपनिषद। और इस कठोप उपनिषद में मृत्यु के देवता भगवान यम और एक छोटे से बालक नचिकेता के संवाद का जिक्र है। और यह संवाद किस विषय पर हुआ था? तो आत्मा की अमरता पर। आत्मा की अमरता पर। आत्मा की अमरता पर। आत्मा क्या है? आत्मा की अमरता क्या है? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? इन सब सवालों की इच्छुकता के साथ, इन सब सवालों की जिजीविषा के साथ आपको नचिकेता ईश्वर की तलाश में कहाँ पहुंच गया था? तो यमराज तक पहुंच गया था, और यमराज से उसने कई सवाल जवाब किए थे। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी कभी पूछा जाए कि पहली बार आत्मा की अमरता या आत्मा की अजरता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोप उपनिषद में ही मिलता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा भगवान यम, जो कि क्या है? मृत्यु के देवता माने जाते हैं। मृत्यु के देवता माने जाते हैं। तो मृत्यु के देवता यम और एक बालक नचिकेता के बीच संवाद कठोप उपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के मैदान में हमेशा डैश रहते हैं। यह भी आपका एनालॉजी टेस्ट का रीजनिंग का ही प्रश्न है, लेकिन जीके पर बेस्ड है, तो आप इसे जीके में ही देखेंगे। तीर। जरूरी नहीं कि युद्ध के मैदान में तीर हो ही, पहलवानी भी आपका युद्ध का मैदान होता है, वहां कोई तीर नहीं होता है। तो यह आपका क्या होगा? गलत होगा। हाथी हो यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना हाथी के भी युद्ध लड़ा जा सकता है। रथ हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन सैनिक हो, सोल्जर हो, योद्धा हो, ये अनिवार्य है। यानी बिना योद्धा के युद्ध भूमि नहीं हो सकता है, बिना सैनिक के युद्ध भूमि नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? भारत में फिल्म के, दुनिया में फिल्म के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा अवार्ड कोई कहा जाए तो वह है आपका ऑस्कर अवार्ड, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भारत में अगर सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड की बात करें
तो यह है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब घुंडीराज फाल्के के नाम पर, जो कि भारतीय फिल्म जगत के पहले फिल्म निर्माता थे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया। 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहला पुरस्कार यह दिया किसे गया? तो देविका रानी रोरिक को। देविका रानी रोरिक को, जो कि भारतीय फिल्म जगत की पहली अभिनेत्री मानी जाती हैं, देविका रानी रोरिक को ही पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में हाल फिलहाल में लेटेस्ट अगर इसकी एडिशन की बात करें तो अभी 2020 के लिए 2022 में आशा पारिख को, किसको? आशा पारिख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2019 के लिए दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत साहब को क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा? हमने कई बार आपको बतलाया है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ है। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का ज्ञानपीठ है और दुनिया में सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार आपका नोबेल पुरस्कार है। इसके अलावा बुकर और इंटरनेशनल बुकर भी साहित्यिक अवार्ड ही है। खेल के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, इसको क्या कर दिया गया? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसका नया नामकरण किया गया है। यह आपका भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, यानी राजघराने से संबंधित थे और बाद में उनके पुत्र क्या बने? तो मुख्यमंत्री बने। विकल्प में आपके है चंद्रबाबू नायडू, तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, ये भी आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के अभी भी मुख्यमंत्री हैं। अगला विकल्प आपका जो है अमरिंदर सिंह, ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। और इनके पिता जो थे वह पटियाला राजघराने के, किसके? पटियाला राजघराने के अंतिम राजा थे। पटियाला राजघराने के अंतिम राजा थे कौन? तो अमरिंदर सिंह के पिता क्या थे? इस घराने के अंतिम राजा थे, यानी उनके पुत्र अमरिंदर सिंह क्या हुए? तो एक मुख्यमंत्री हुए। यानी कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता पटियाला राजघराने के क्या थे? महाराजा थे, यानी राजा थे। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान सिंह आपको पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का पुरस्कार है। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और यह पुरस्कार प्रति 10 वर्षों में आपको साहित्यिक क्षेत्रों में काम करने के लिए, प्रति 10 वर्ष में आपने साहित्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने क्या काम किया, उसके हर 10 वर्ष के काम के आधार पर उसको क्या किया जाता है? साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है और यह हर वर्ष दिया जाता है। हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है प्रति 10 वर्षों में काम के लिए। इसको दोनों लाइन को अंतर रखिएगा, ठीक है? साहित्यिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। अंतिम में अभी जो लेटेस्ट दिया गया है 2021 में असगर वजाहत को दिया गया। असगर वजाहत को दिया गया है और असगर वजाहत को यह पुरस्कार महाबली की रचना हेतु दिया गया है। किस पुस्तक की रचना के लिए? महाबली की रचना हेतु असगर वजाहत को 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान आपको के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहला व्यास सम्मान एकदम याद रखिएगा, फर्स्ट व्यास सम्मान ये रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को। रामविलास पासवान भी हो सकता है आपके विकल्प में दे, तो अलर्ट रहिएगा। रामविलास शर्मा को यह दिया गया था और हिंदी भाषा की पुस्तक की रचना के लिए ही, उनकी पुस्तक का भी नाम कुछ भाषा करके ही था, उसी पुस्तक की रचना के लिए उनको यह दिया गया था। किनको? रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। तो यहाँ दुखम सुखम के लिए 2017 में दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, किसको? ममता कालिया को 2017 में दुखम सुखम की रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। झुम्पा लाहिड़ी भारत की जानी मानी नोवेलिस्ट हैं। नमिता गोखले, इनको 2021 में, हमने पिछले सेट में भी आपको बतलाया था, 2021 में इनको
साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, साहित्य अकादमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 53, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? तो हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। कब? 2011 में हुई थी। और यह आपको कविता वगैरह की रचना के लिए, यानी यह भी एक प्रकार से आपकी साहित्यिक रचना है जो कवियों और गीतकारों को दिया जाता है। तो 2017 में यह आपको जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया था हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017। हाल फिलहाल में आपको एक पुरस्कार शुरू किया गया है लता मंगेशकर के नाम पर, लता मंगेशकर पुरस्कार। और लता मंगेशकर पुरस्कार का पहला संस्करण किसको दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो हाई जंपर है ये, पैरा यानी कि अगर किसी भी खिलाड़ी में दिव्यांगता का लक्षण हो और वह खेल रहा हो, खेलने में अपने उस कैटेगरी में भाग लेने में सक्षम हो, तो वैसे खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ी कहा जाता है। तो मरियप्पन थंगावेलु आपके पैरा हाई जंपर हैं, मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर हैं। इन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक में 2016 में क्या किया था इन्होंने? तो हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। और 2017 में उनके इस बेहतरीन सराहनीय योगदान के लिए उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। 2020 पैरालंपिक की बात करें, 2020 पैरालंपिक का आयोजन याद रखिएगा कि यह भी आपको ओलंपिक की ही भांति कोविड के कारण 2021 में हुआ था। और इसमें भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर के 19 पदक भारत ने इसमें जीते थे। और 2020 का पैरालंपिक जो टोक्यो में 2021 में आयोजित हुआ, वह आपको भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा था। ओवरऑल भारत इसमें 24वां स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और कई प्रकार के जो टैक्स पहले प्रचलन में थे उसको समाप्त करके एक इंक्लूडेड टैक्स सिस्टम स्थापित किया गया जिसको जीएसटी नाम दिया गया, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो ये फ्रांस था। पहला देश कौन था? फ्रांस था। भारत इसको लागू करने वाला दुनिया का 161वां देश है, 161वां देश है। और भारत में जीएसटी को लेकर के कितने स्लैब हैं टैक्स के? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के 5 टैक्स स्लैब हैं। कितने? 0, 5, 12, 18 और 28। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 0 को नहीं कंसीडर करेंगे, तो गलत बात है। 0 को भी टैक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है और टैक्स स्लैब में इसे भी गिना जाता है। तो 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 टैक्स स्लैब हैं। और भारत में जीएसटी का मॉडल क्या है? तो यह कनाडाई जीएसटी मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू कब से हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और जीएसटी कर कैसा है? तो हमने आपको बताया, ये बार बार पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये आज के आपके एएलपी टेक्नीशियन के 8 सेक्शन का सेट नंबर 2 का डिस्कशन लेकर के हम उपस्थित हुए थे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सेट नंबर 3 के डिस्कशन में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।